तो वो परतंत्रता होती अगर हम उस लड़ाई को लड़ नहीं पाते या जीत नहीं पाते। तो कोई गैर भारतीय होते हुए भारत का प्रधानमंत्री बन सकता था, वो उस पद की लड़ाई थी। लेकिन जो ये लड़ाई है, आज़ादी की लड़ाई, ये लगातार चलने वाली लड़ाई है। और जब भी हमारे अड़ोस पड़ोस और तमाम जगहों की बात होती है तो मैं हमेशा ये बात सोचती हूँ कि क्यों हमारे साथ इतिहास ने भी अन्याय किया कि हमारे अपने लोगों ने इतिहास ऐसा लिखा और हमको हमेशा दबा कुचला व्यक्तित्व बनाने का प्रयास किया गया। संघर्षशील, विद्रोही और खिलाफत करने वाला इतिहास हमको नहीं बताया गया, ताकि जो हमारे अंदर का जो चरित्र है, जो भावना है, वो सर्वाइवल वाली भावना है। हम कोई दबने दबाने वाले लोग नहीं है। हम वो लोग हैं जिन्होंने इन सब जख्मों को सहा है और अपनी आज़ादी के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ी है। हमने हथियार नहीं डाले हैं। और आज जब अपने आसपास और देशों में ऐसा मैं माहौल देखती हूँ तो उस माहौल में यही आते थे। लेकिन हम लोग हर वक्त लड़ते रहे और उसके खिलाफ अपनी आत्मविश्वास के साथ जीते रहे। सब कुछ तबाह हुआ। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो बहुत साधारण सी बात है कि मेरी जो माता जी का तरफ वाले लोग हैं, नानका जिसको कहते हैं पंजाबी में, वो सब कश्मीरी पंडित ब्राह्मणों का है। और वो लोग सब 300-400 साल पहले छोड़ छाड़ के पढ़ने लिखने वाले लोग थे, लेकिन सब कश्मीर में बर्बाद हुआ, छोड़ छाड़ के पुरानी दिल्ली आए और पुलिस इस तरीके के उन्होंने काम किए, बंदूक उठाने के काम किए, जबकि वो ब्राह्मण लोग थे जो कलम उठा के काम करने वाले थे, कई भाषाओं के ज्ञानी थे और पुलिस में रहते हुए भी तो पढ़ाई लिखाई काफी ज्यादा करने वाले लोग थे। पिताजी की तरफ की बात करूं तो वो बिजनेस क्लास लोग थे, लेकिन हड़प्पा से थे। तो जो हड़प्पा हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, वहां के परिवार से मैं हूँ। और सब कुछ छोड़ छाड़ के बर्बाद होकर जिसको कहा जाता है, वो लोग 1947 में यहाँ आए। और काफी मेरी दादी से मैं, क्योंकि सबसे बड़ी थी घर में बच्चों में, तो दादी से नजदीकी बहुत थी, तो कई कहानियां सुनाया करती थी और जिसमें पार्टीशन उनके लिए बहुत बड़ा जख्म था, क्योंकि उन्होंने बहुत रईसी देखी थी और अचानक से सब खत्म होके यहाँ आए थे। तो वो रो के कहती थी कि मैं बिना चप्पल के आई थी यहाँ पर बच्चों की सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए। और आकर भी स्ट्रगल बहुत रही होंगी, लेकिन खुशकिस्मती कि उस स्ट्रगल से निकल सारी की जिंदगी जीते हुए सब लोगों ने जो कुछ कर पाए वो किया। तो ये इस धरती का गुण है कि हम रेजिस्टेंस वाले लोग हैं। इतिहास में हमको, उस इतिहास ने हमें गौरवान्वित किया है और उस इतिहास ने हमारी सिविलाइजेशनल हिस्ट्री लिखी है और वही ताकत देता है। और राम बहादुर राय जी ने मेरे परिचय में जब लेखी साहब की बात की तो मैं उनकी पुत्रवधू हूँ और वो भी पिता समान ही, मतलब माता पिता का जो स्नेह है वो मेरे सास ससुर ने मेरे को दिया। और जवान छोटे बच्चे की, अब तो लगता है 25, 30, 23 साल की उम्र क्या होती है, 23-24 में आपका विवाह हो जाए तो उस परिवार में रहते हुए इतने साल हो गए जितना शायद आप अपने माता पिता के साथ नहीं रहे। तो उनके भी जो संस्कार है वो वही संस्कार है कि पता नहीं कम उम्र से, 14 साल की उम्र से कितनी बार वो जेल गए होंगे, 15-14 बार वो खुद जेल गए होंगे। और वो फिर भी पंजाब यूनिवर्सिटी के टॉपर थे केमिस्ट्री ऑनर्स के। सिविल सर्विसेज और आज़ादी के बाद उनके साथ क्या क्या हुआ। और जिस किताब की बात राम बहादुर राय जी कर रहे हैं उसका नाम है विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान क्या क्या कुछ हुआ, किस तरीके की गलत चीजों की नींव डाली गई और किस तरीके से देश के साथ धोखा हुआ, करप्शन और तमाम चीजों की बात की गई। तो आज जब आप कहते हैं इस एग्जीबिशन को युद्ध की रणभेरी, आपने आजादी कहा है, मैं इसको युद्ध कहूंगी।
युद्ध की रणभेरी तो हम लोग लगातार बजाते रहे हैं और वो युद्ध हर किसी गलती को सुधारने का हम लोगों ने प्रयास किया है, क्योंकि हम लोग सर्वाइवर्स हैं और आत्मशक्ति से लड़ने मरने वाले लोग हैं और उसकी ज़रूरत है, नहीं तो कब के नतमस्तक होकर समाप्त हो चुके होते। तो चाहे वो सोमनाथ का मंदिर है, चाहे वो राम मंदिर है, चाहे वो काशी है, चाहे वो अन्य स्थान है, ये सब लड़ाई तो अच्छाई बुराई इन्वेजन्स ये सब झेलने वाले लोग हैं, नहीं तो बाकी सबकी भी आज़ादी का क्या हाल होता ये हम सोच सकते हैं। और ख़ास तौर पे महिला होने के नाते तो मैं बहुत ही डीप थॉट के साथ ये बात कह सकती हूँ कि जो लोग महिला अधिकारों की बात करते हैं वो सोच भी नहीं सकते कि महिला अधिकार का क्या हाल किया जाता है और महिलाओं का क्या हाल होता है। एक केवल किताबों में पढ़ने वाली नहीं बल्कि जीने वाली स्थिति है कि किस तरीके से इस देश का तंत्र ही बदला गया, किस तरीके से यहाँ की महिलाओं को दबाने का प्रयास किया गया। लेकिन वो संस्कार ऐसे थे कि 1947 में देश आज़ादी की तरफ बढ़ा तो महिलाओं को एक झटके में यहाँ के समाज ने स्वीकारा और राइट टू वोट ऐसे पास हुआ, किसी ने इसको रेजिस्ट भी करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि महिलाओं का अधिकार बराबर है, समानता है, ये हमारे संस्कार का हिस्सा है। नहीं तो जिन देशों के हम परतंत्र थे, आप अंदाजा लगाइए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार 1932 में या 28 में दिया। एक यूएस का है और मेरा ख्याल 28 यूएस का, 32 इनका या 28 उनका है और यूके का 32 है। तो 1928 या 32 में जब हम परतंत्र थे तब भी महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है, ये हमारा कानून हमको देता था, विडोज राइट और तमाम चीजों के नाम पे स्त्री धन ऐसा वैसा करके हमको कुछ जमीन जायदाद और बाकी चीजों पे अधिकार था। लेकिन उन देशों के अंदर जब वो आजाद थे, परतंत्र नहीं थे बल्कि दूसरों को स्लेव कर रहे थे इंपीरियलिस्टिक पावर्स, तो वहां पे महिलाओं को ये अधिकार नहीं था और महिलाओं को राइट टू कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था कि आप रेंट एग्रीमेंट कर सके, इसका अधिकार आपके पास नहीं है। तो मगर ये इतिहास कोई आपको बताएगा नहीं। मुझे खुशी है कि एक ऐसा हिस्सा इतिहास का जो हमको किताबों में कम पढ़ने को दिखाई देता है, कम मिलता है, उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन के साथ आज की जो एग्जीबिशन है वो बहुत लोगों का ज्ञानवर्धन करेगी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। कुछ ना कुछ सीख कर वापस लेकर ही जाऊंगी और मुझे ये भी उम्मीद है कि इन सब विषयों को हमारे इतिहास की किताबों में अन्य जगहों पर जोड़ा जाएगा ताकि हर बच्चे को अपने इतिहास का ज्ञान हो और उसमें वो शक्ति हो। जो अटल जी की 2 पंक्तियां हैं, मैं उसको कभी कभी मिक्स कर देती हूँ, पर वो पंक्तियां मेरे को हमेशा हिम्मत देती हैं कि बाधाएं आती हैं आए, चले प्रलय की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी ये बाधाएं आती रहेंगी, कोई थमने वाली नहीं है। कुछ शांति का समय होगा, कुछ युद्ध का समय होगा, कोई दबाने की कोशिश करेगा, कोई कुचलने की कोशिश करेगा, लेकिन आत्मविश्वास के साथ हमको लड़ना है और आगे बढ़ना है और इस देश के प्रति संकल्पित रहना है, ताकि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है वो हमें उन सब योद्धाओं की याद दिलाए जो हमारे पूर्वज थे और उन योद्धाओं को सामने रखते हुए हम भी योद्धा बनने का प्रयास करें और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए कुछ दिशा दे सके या उनके हम आइडियल बन सके या उनको बता सके कि ये बलिदानों का देश है, ये संस्कृति ऐसे ही नहीं बची हुई, इसके लिए बहुत लोगों का खून बहा है और बहुत सारे परिवारों ने बहुत तरीके का बलिदान किया। इन शब्दों के साथ जय हिंद।